गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रुन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है बीएड का पेपर होने वाला है। आज हम लोग भारत में शिक्षा की चुनौतियाँ और मुद्दे से थर्ड यूनिट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपका जा चुका है। थर्ड यूनिट आपका वुमेन एजुकेशन से है। इससे संबंधित हम कई क्वेश्चंस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को डिटेल में देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, दूसरा ऑप्शन है हंसा मेहता, थर्ड है आपका भक्त वत्सलम और लास्ट है आपका सावित्रीबाई फुले। इसका आंसर है ए, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष आपकी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख है। ये कब आया ये भी आपको पता होना चाहिए। 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का निर्माण किया गया और 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसके कार्य की बात करें तो ये बालिकाओं के और प्रौढ़ स्त्री शिक्षा की सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, यानी उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात की गई। इसके बाद से आपका दूसरा है आपका हंसा मेहता। हंसा मेहता की बात करें तो हंसा मेहता कमेटी आपका 1962 में आया, जिसे हम राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद कहते हैं। इसकी अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में किया गया? श्रीमती हंसा मेहता जी के। इनके सुझाव की बात करें तो इन्होंने कहा कि गर्ल्स और बॉयज़ के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत क्षमता और रुझानों के अनुसार ही, उनकी रुचि के अनुसार ही उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद से आपका थर्ड है आपका भक्त वत्सलम। भक्त वत्सलम की बात करें तो भक्त वत्सलम 1963 में आया। भक्त वत्सलम समिति आपका 1963 में आया, जिसे हम राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद, यानी जो चेन्नई के मुख्यमंत्री श्री भक्त वत्सलम थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव दिए और साथ साथ जो समिति है उसने पाठ्यक्रम के संबंध में भी सुझाव दिए। लास्ट ऑप्शन आपका सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जी ने 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय खोला, जो कि आपका गर्ल्स स्कूल था, और ये भारत में पहला स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, जो कि सावित्रीबाई फुले द्वारा खोला गया था। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थी? आपकी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। हंसा मेहता की बात करिए कब आया ये भी आपको याद रखना है। नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन आपका 1958 में आया था। 1959 में आपका राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का निर्माण हुआ और 1964 में इसका पुनर्गठन हुआ। फिर आपका हंसा मेहता आया 1962 में। इसको आप राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद माना जाता है। ये किसकी अध्यक्षता में आया? हंसा मेहता जी की अध्यक्षता में आया। फिर आपका आता है भक्त वत्सलम। भक्त वत्सलम आपका 1963 में आया, जो कि आपका राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद चेन्नई के मुख्यमंत्री श्री भक्त वत्सलम द्वारा की अध्यक्षता में किया गया। लास्ट आपका है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जी ने गर्ल्स स्कूल आपका खोला पुणे में 1848 में, जो कि आपका गर्ल्स स्कूल था। ये सबसे पहला स्कूल था गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन है, वे ही देश उन्नति कर सकते हैं जहां स्त्रियां को उचित स्थान दिया जाता है तथा उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया जाता है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है श्री दयानंद जी, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड है आपका गांधी जी और लास्ट आपका है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है कि वे ही देश उन्नति कर सकते हैं जहां स्त्रियों को उचित स्थान दिया जाता है तथा उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया जाता है। अगर हम स्वामी दयानंद जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र, समाज, प्रशासन और परिवार के क्रियाकलाप तब तक उचित ढंग से नहीं किए जा सकते जब तक स्त्रियों को शिक्षा न मिले। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। राष्ट्र, समाज, प्रशासन और परिवार के क्रियाकलाप तब तक उचित ढंग से नहीं किए जा सकते जब तक स्त्रियों को शिक्षा न मिले। गांधी जी की बात करें तो उन्होंने स्त्रियों के लिए कहा कि स्त्रियों को वे ही शैक्षिक सुविधाएँ दी जाएँ जो पुरुषों के लिए हो। यदि हो सके तो उन्हें विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। गांधी जी ने क्या कहा कि स्त्रियों को वे ही शैक्षिक सुविधाएं दी जाए जो पुरुषों के लिए हो। यदि हो सके तो उन्हें विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, किंतु एक लड़की की शिक्षा सारे परिवार की शिक्षा है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, किंतु एक लड़की की शिक्षा सारे परिवार की शिक्षा है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। दयानंद जी ने क्या कहा कि राष्ट्र, समाज, प्रशासन और परिवार के क्रियाकलाप तब तक उचित ढंग से नहीं किए जा सकते जब तक स्त्रियों में शिक्षा न मिले। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि वे ही देश उन्नति कर सकते हैं जहां स्त्रियों को उचित स्थान दिया जाए तथा उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया जा सकता है।
थर्ड है आपका गांधी जी। गांधी जी ने क्या कहा कि स्त्रियों को वही शैक्षिक सुविधाएं दी जाए जो पुरुषों के लिए हो, यदि हो सके तो उन्हें विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, किंतु एक लड़की की शिक्षा सारे परिवार की शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के बिना लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि शिक्षा को पुरुष और अथवा स्त्रियों के लिए सीमित करने का प्रश्न हो तो वह अवसर स्त्रियों को दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को शिक्षा दी जा सकती है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन आपका विश्वविद्यालय आयोग, जो कि आपका 1948-49 में आया। दूसरा है आपका श्रीमती हंसा मेहता समिति, जो कि आपका 1962 में आया। थर्ड है आपका शिक्षा आयोग, जो कि आपका कोठारी आयोग भी कहा जाता है, 1964-66 में आया। और लास्ट है इसका ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, विश्वविद्यालय आयोग 1948-49। स्त्री शिक्षा के बिना लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि शिक्षा को पुरुषों अथवा स्त्रियों के लिए सीमित करने का प्रश्न हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को शिक्षा दी जा सकती है। ये कथन किसका है? विश्वविद्यालय आयोग द्वारा दिया गया है। अगर हम श्रीमती हंसा मेहता द्वारा बात करें तो उन्होंने कहा कि यदि नए समाज का निर्माण ठोस आधार पर करना है तो स्त्रियों को वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, यदि नए समाज का निर्माण ठोस आधार पर करना हो तो स्त्रियों को वास्तविक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे। अगर हम कोठारी आयोग यानी कि शिक्षा आयोग की बात करें तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्त्रियों की शिक्षा पर जितना भी जोर दिया जाए उतना ही थोड़ा है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लड़कियों की शिक्षा पर जितना भी जोर दिया जाए उतना ही थोड़ा है। तो ये आपके ऑप्शन भी आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, विश्वविद्यालय आयोग द्वारा क्या कहा गया कि स्त्री शिक्षा के बिना लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि शिक्षा को पुरुषों अथवा स्त्रियों के लिए अगर सीमित करने की प्रश्न हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को शिक्षा दी जा सकती है। श्रीमती हंसा मेहता द्वारा क्या कहा गया? यदि नए समाज का निर्माण ठोस आधार पर करना है तो स्त्रियों को वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे। शिक्षा आयोग की बात करें तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लड़कियों की शिक्षा पर जितना भी जोर दिया जाए उतना ही थोड़ा है। तो ये और कथन या कोटेशंस ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ बनने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है लिंकन, राष्ट्रपति जो लिंकन थे वो। दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन। थर्ड है आपका फ्रोबेल और लास्ट आपका हर्बर्ट स्पेंसर। इसका आंसर है लिंकन, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, लिंकन। लिंकन ने क्या कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ बनने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। अगर हम नेपोलियन की बात करें तो उन्होंने कहा कि बालक का भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है। फ्रोबेल ने क्या कहा? फ्रोबेल ने कहा कि माताएं आदर्श गुरु होती हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य यानी कि उसका जो उद्देश्य है हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करता है। मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रही हूँ। लिंकन ने क्या कहा? मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ बनने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपने माता का कृतज्ञ हूँ। अगर नेपोलियन की बात करें तो उन्होंने कहा कि बालक का भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है। फ्रोबेल की बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि माताएं आदर्श गुरु होती हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का कार्य यानी कि उसका उद्देश्य है हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करता है। तो ये भी कथन आपको याद रखना है। कई बार ये पूछ लेता है कि लिंकन ने क्या कहा है, तो उसके कथन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र असंतोष के कारणों को हम कितने रूप में विभाजित कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर है सी यानी कि 4। आपका जो है छात्र असंतोष के कारणों को हम कितने विभागों में विभाजित कर सकते हैं? 4। वो 4 कौन से? एक तो सामाजिक आर्थिक समस्या, दूसरा है राजनीतिक समस्या, तीसरा है शैक्षिक समस्या और लास्ट आपका मनोवैज्ञानिक समस्या। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, सामाजिक आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, शैक्षिक समस्या और मनोवैज्ञानिक समस्या इसकी क्या है? विभाजन है, यानी कि छात्र असंतोष के कारणों के विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र असंतोष की अवधारणा की विशेषताएं कौन कौन सी है?
पहला ऑप्शन है जातिगत एवं अन्य प्रतिबंधों की अस्वीकृति, दूसरा ऑप्शन है परिवार की महत्ता को कम करना, थर्ड है आपका धर्म का कम महत्व और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में यानी कि छात्र असंतोष की अवधारणा में आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा जातिगत एवं अन्य प्रतिबंधों की अस्वीकृति, परिवार की महत्ता को कम करना और लास्ट में आपका है धर्म का कम महत्व। ये सब छात्र असंतोष की अवधारणा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है युवा वर्ग की आंदोलनात्मक विचारधारा एवं कार्य प्रणाली है। पहला ऑप्शन है छात्र असंतोष, दूसरा है युवा क्रियावाद, थर्ड है आपका युवा आंदोलन और लास्ट आपका ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। युवा वर्ग के आंदोलन में आपकी विचारधारा में अगर बात करें तो छात्र असंतोष, युवा आंदोलन और युवा क्रियावाद आता है, यानी क्रियावाद आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छात्र असंतोष के लिए सामाजिक और आर्थिक समस्याएं कौन सी है। पहला आपका भयंकर बेकारी और महंगाई, दूसरा है आर्थिक असमानता एवं गला काट प्रतियोगिता, थर्ड है आपका मनोरंजन के वांछित साधनों का अभाव और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। छात्र असंतोष के लिए सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में आपका भयंकर बेकारी, महंगाई आएगा, मनोरंजन से वांछित साधनों का अभाव आएगा और आर्थिक असमानता के साथ साथ गला काट प्रतियोगिता भी आएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है आपका अर्बन, दूसरा ऑप्शन है वुड्स, थर्ड आपका जॉन और लास्ट ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, अर्बन। अर्बन द्वारा ये कथन है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। अर्बन का कथन है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। इसे भी आप याद रखेंगे। वुड्स की बात करें तो वुड ने कहा था कि मूल्य मानव व्यवहार के घटक तथा निर्धारित तत्व हैं, ये आदर्श और ध्येय दोनों का कार्य करते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। वुड ने क्या कहा कि मूल्य मानव व्यवहार के घटक तथा निर्धारित तत्व है, ये आदर्श और ध्येय दोनों का कार्य करते हैं। फिर हम बात करें जॉन की, तो जॉन ने कहा कि मूल्य आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें संपूर्ण समाज या समाज का एक बड़ा अंग माना जाता है, यानी अंग धारण किए हुए हैं। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। जॉन ने क्या कहा कि मूल्य आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें संपूर्ण समाज या समाज का एक बड़ा अंश धारण किए हुए हैं। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अर्बन द्वारा मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, वुड्स के द्वारा मूल्य मानव व्यवहार के घटक तथा निर्धारित तत्व हैं, ये आदर्श और ध्येय दोनों के कार्य करते हैं। फिर आपका है जॉन से संबंधित है कि मूल्य आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें संपूर्ण समाज या समाज का एक बड़ा अंश धारण किए हुए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय क्रियाओं में आचार व्यवहार में अच्छाई या शिष्ट का मूल्य क्या है, यही नीति शास्त्र का विषय है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, दूसरा ऑप्शन है देवराज, थर्ड है H.M. जॉनसन और लास्ट है इसमें से इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे का ये कथन है कि मानवीय क्रियाओं में आचार व्यवहार में अच्छाई या शिष्ट का मूल्य क्या है, यही नीति शास्त्र का विषय है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। मानवीय क्रियाओं में आचार व्यवहार में अच्छाई या शिष्ट का मूल्य क्या है, यही नीति शास्त्र का विषय। ये कथन किसका है, प्रभाकर माचवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्पोर्ट एवं वर्नर के मूल्य हैं। पहला ऑप्शन है धार्मिक मूल्य, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक मूल्य, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक मूल्य और लास्ट ऑप्शन आपका ये सभी। तो इसका आंसर है ए, धार्मिक मूल्य। आल्पोर्ट और वर्नर के मूल्य में आपका धार्मिक मूल्य संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है के.जी. सैयदेन, दूसरा ऑप्शन है जिमनर, थर्ड ऑप्शन है जाकिर हुसैन और लास्ट ऑप्शन राजीव गांधी। तो इसका आंसर है बी, जिमरन। जिमरन ने कहा कि मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास और सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। किसका कथन है ये, जिमरन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता का बाधक तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, दूसरा ऑप्शन है प्रांतवाद, थर्ड ऑप्शन है जातीयता और लास्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक भिन्नता। इसका आंसर है ए, धर्मनिरपेक्षता। राष्ट्रीय एकता का बाधक तत्व आपका धर्मनिरपेक्षता नहीं है, जबकि जातीयता जो कि जाति वर्ग होते हैं, प्रांतवाद जैसे कि क्षेत्रवाद और सांस्कृतिक भिन्नता यानी कि अलग अलग कल्चर में, तो ये हमारे बाधक तत्व माने जाते हैं, जबकि धर्मनिरपेक्षता बाधक तत्व नहीं माना जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने बड़े संघर्ष के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बेदी, थर्ड ऑप्शन है सरदार पटेल और लास्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर बेदी। डॉक्टर बेदी का ये स्टेटमेंट है कि हमने बड़े संघर्ष के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। अगर हम डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर सामंती और पूंजीवादियों द्वारा उत्पीड़न थोड़ा बहुत रहा है वहाँ पर भाषाई भिन्नता होते हुए भी राष्ट्रीयता का विकास हुआ है, लेकिन जहाँ पर प्रभुत्ववादी जातियों द्वारा दूसरी जातियों का दमन हुआ है वहाँ पर राष्ट्रीयता का अभाव रहा है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, जहाँ पर सामंती तथा पूंजीवादियों द्वारा उत्पीड़न थोड़ा बहुत रहा है वहाँ पर भाषाई भिन्नता होते हुए भी राष्ट्रीयता का विकास हुआ, लेकिन जहाँ पर प्रभुत्ववादी जातियों द्वारा दूसरी जातियों का दमन हुआ है वहाँ पर राष्ट्रीयता का अभाव रहा है। तो ये चीज़ें कथन आपको याद होने चाहिए डॉक्टर बेदी द्वारा कि हमने बड़े संघर्ष के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। ये कथन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भावनात्मक राष्ट्रीय एकता कुछ न कुछ मात्रा में सदैव रही है। पहला ऑप्शन है हुमायूं कबीर, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है के.जी. सैदिन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का ये स्टेटमेंट है कि भारत में भावनात्मक राष्ट्रीयता एकता कुछ न कुछ मात्रा में सदैव रही है। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने भावनात्मक एकता के बारे में कहा कि हमारे विचारों और भावनाओं की एकता एवं पृथकता की भावनाओं का दमन। ये इनका किसका स्टेटमेंट है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगर हम सैदेन की बात करें तो सैदेन ने भावनात्मक एकता के बारे में कहा कि भावनात्मक एकता का अर्थ विभिन्नताओं को समाप्त करना नहीं है, इसका अर्थ है राष्ट्रीय एकता व मौलिक निष्ठाओं को अधिक विस्तृत व्याख्या के अंतर्गत व्यक्तियों को विभिन्न होने और अपनी विभिन्नताओं को सतर्कता और निर्भयता से व्यक्त करने का अधिकार। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। भावनात्मक एकता का अर्थ विभिन्नताओं को समाप्त करना नहीं है, इसका अर्थ है राष्ट्रीय एकता व मौलिक निष्ठाओं को अधिक विस्तृत व्याख्या के अंतर्गत व्यक्तियों के विभिन्न होने और उनकी विभिन्नताओं को सतर्कता और निर्भयता से व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट है, इसे भी ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय एकता को गारे या मिट्टी और ईंटों से नहीं बनाया जा सकता, इसे छेनी या हथौड़े से भी नहीं बनाया जा सकता, इसे मनुष्य के हृदय एवं मनों में चुपचाप विकसित करना होगा। इसके लिए केवल एक ही प्रक्रिया है, वह है शिक्षा प्रक्रिया। ये किसका कथन है? पहला ऑप्शन आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है गांधी जी, थर्ड है आपका नेहरू और लास्ट आपका पटेल। इसका आंसर है ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। इनका स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय एकता को गारे या मिट्टी और ईंटों से नहीं बनाया जा सकता, इसे छेनी और हथौड़े से भी नहीं बनाया जा सकता, इसे मनुष्य के हृदय और मनों में चुपचाप विकसित करना होगा। इसके लिए केवल एक ही प्रक्रिया है, वह है शिक्षा प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद और लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका आंसर है सी, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद 1961 में इनकी अध्यक्षता में भावनात्मक एकता समिति बनाई गई। ठीक है, अगर हम भावनात्मक एकता समिति की बात करें तो इसमें कहा गया कि शिक्षा भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान देना होता है वरन इसे छात्र के व्यक्तित्व की सब पक्षों का विकास करना होता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। डॉक्टर संपूर्णानंद 1961 में डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावनात्मक एकता समिति का गठन किया गया। इसमें कहा गया कि शिक्षा भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है और शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान देना वरन छात्र के व्यक्तित्व के सब पक्षों का विकास करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन, कल्चर और सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? पहला ऑप्शन है के.जी. सैदिन, दूसरा ऑप्शन है राधाकृष्णन, थर्ड है कर्ण सिंह और लास्ट आपका है पंडित नेहरू। इसका आंसर है ए, के.जी. सैदिन। ये जो बुक है एजुकेशन, कल्चर और सोशल ऑर्डर, ये किससे संबंधित है? भावनात्मक एकता से संबंधित है और किसके द्वारा लिखी गई? के.जी. सैदिन के द्वारा। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, जैसे आपका असहिष्णुता के विरुद्ध जनता और सरकार द्वारा संगठित रूप में कार्य किया जाए, ऐसा उनका मानना था, और सब वर्गों, धर्मों और जातियों के व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाए। तो ये के.जी. सैदिन का मानना था। बुक का नाम याद रखेंगे, एजुकेशन, कल्चर और सोशल ऑर्डर।
किसका है? केजी सैगन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक एकता के कितने स्तर हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर है बी 4। भावनात्मक एकता के कितने स्तर हैं? 4। जैसे राजनीतिक स्तर हो सकता है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, पृथकता का भावना है और समूह का अस्तित्व है। तो ये सब इसके स्तर हैं। भावनात्मक एकता को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक एकता समिति के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पाठ्यक्रम की पुनर्रचना, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें और भाषा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर है ए, पाठ्यक्रम की पुनर्रचना। भावनात्मक एकता समिति के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम में आपका पाठ्यक्रम की पुनर्रचना आती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया में प्रथम ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1811, दूसरा ऑप्शन है 1815, थर्ड ऑप्शन है 1821 और लास्ट ऑप्शन 1825। इसका आंसर है सी, 1821। ब्रिटिश इंडिया में प्रथम ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की स्थापना 1821 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1821 में प्रथम ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की स्थापना कहाँ की गई? पहला ऑप्शन है तिरुनेलवेली, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है कोयम्बटूर और लास्ट ऑप्शन है मद्रास। इसका आंसर है ए, तिरुनेलवेली। यानी कि तिरुनेलवेली में आपका प्रथम ऑल गर्ल बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की गई। कब की गई? 1821 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे प्राचीन महिला कॉलेज बेंथ्यून कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1870, दूसरा ऑप्शन है 1875, थर्ड ऑप्शन है 1879 और लास्ट ऑप्शन है 1882। इसका आंसर है सी, 1879 में। एशिया का सबसे प्राचीन महिला कॉलेज बेंथ्यून कॉलेज की स्थापना आपका 1879 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की दर है। पहला ऑप्शन है 65.48%, दूसरा ऑप्शन है 70.14%, थर्ड ऑप्शन है 55.48% और लास्ट ऑप्शन है 60.12%। इसका आंसर है ए, 65.48%। अगर हम 2011 के जनगणना की बात कर रहे हैं, अभी आपका साक्षरता दर 74.04 है। पुरुषों की बात करें तो 84.4 और महिला की बात करें तो 64% है। तो ये भी आपको याद रखना है। पुरुष की 84.4% और महिला की बात करें तो 64% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड है आपका कर्नाटक और लास्ट है आपका केरल। तो इसका आंसर है डी, केरल। ये आपका साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल में है। अगर कम की बात करेगा तो बिहार है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपका क्या है? केरल आपका सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है और आपका सबसे कम अगर पूछा जाए तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है समाज में लैंगिक समानता प्राप्त करने का अधिकार देना, दूसरा ऑप्शन है स्त्री की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विषमताओं और असमानता को कम करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य में आपका समाज में लैंगिक समानता प्राप्त करने का अधिकार देना चाहिए, स्त्री को आर्थिक स्थिति में सुधार भी करना चाहिए, स्त्री की आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहिए और साथ साथ सामाजिक विषमता और असमानता को कम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा की आवश्यकता के पीछे प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है मानवाधिकार की रक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है समाज के उत्थान के लिए, थर्ड ऑप्शन है परिवार के उत्थान के लिए और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता के पीछे प्रमुख कारण आपका मानवाधिकार की रक्षा के लिए, समाज के उत्थान के लिए और परिवार के उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा का महत्व किस कारण से है। पहला ऑप्शन है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति के संरक्षण एवं उसके विकास के लिए, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्र के विकास के लिए और लास्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। स्त्री शिक्षा का महत्व आपके हर एक कारण में मौजूद है। जैसे आपका लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी स्त्री शिक्षा ज़रूरी है, संस्कृति के संरक्षण और उसके विकास के लिए भी स्त्री शिक्षा जरूरी है और राष्ट्र के विकास के लिए भी स्त्री शिक्षा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं। पहला ऑप्शन है असमानता, दूसरा ऑप्शन है सह शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, थर्ड ऑप्शन है विद्यालयों का अभाव दूरी और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। स्त्री शिक्षा की समस्याओं में आपका असमानता,
विद्यालयों का अभाव और सह शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ये समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा यानी कि स्त्री शिक्षा की समस्याओं के समाधान के उपाय हैं। पहला ऑप्शन है रूढ़िवादियों का उन्मूलन, दूसरा ऑप्शन है बालिका विद्यालयों की स्थापना, थर्ड है शैक्षिक प्रशासन में सुधार और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम स्त्री शिक्षा की समस्याओं के समाधान की बात करें तो रूढ़िवादियों का उन्मूलन होना चाहिए, शैक्षिक प्रशासन में सुधार होना चाहिए और बालिका विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु दिए जाने वाले सुझाव हैं। पहला ऑप्शन है निःशुल्क शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है महिला शिक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है महिला शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु दिए जाने सुझाव में आपकी निःशुल्क शिक्षा, महिला शिक्षिका यानी कि टीचर्स, जो लेडीज़ टीचर है उनकी संख्या में वृद्धि करना और महिला शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन एवं उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयास हैं। पहला ऑप्शन है बालिकाओं हेतु माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है नवोदय विद्यालय में बालिकाओं के लिए आश्रय की व्यवस्था है, थर्ड ऑप्शन बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन एवं उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयास में आपका बालिकाओं हेतु माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय में बालिकाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था और बालिकाओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में कितने वैदिक विदेशियों का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और लास्ट ऑप्शन है 28। तो इसका आंसर है सी, 24। सबसे प्राचीन ऋग्वेद यानी वेद का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने वैदिक विदेशियों की उल्लेख है, आपका 24, याद रखेंगे 24 विदेशियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लैंगिक समानता से संबंधित अवधान है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15(1), दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 में, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 15(3) में और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। भारतीय संविधान में समानता की बात 14 और 15 में की गई है। लैंगिक समानता ये संबंधित है अनुच्छेद 15(1), 15(3) और अनुच्छेद 14, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग के स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिए जाने के कारण है। पहला ऑप्शन आपका मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास, दूसरा घरों में सुधार, तीसरा प्रजनन दर में कमी और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कोठारी आयोग में स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिए जाने का कारण मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास, प्रजनन दर में कमी और घरों में सुधार की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समाख्या कार्यक्रम कब किया गया था। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1982, थर्ड ऑप्शन है 1984 और लास्ट ऑप्शन है 1986। इसका आंसर है ए, 1980। 1980 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनलिज्म और गवर्नमेंट पुस्तक है। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर जिमोन का, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बेदी का, थर्ड ऑप्शन है रामविलास शर्मा जी का और लास्ट ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, प्रोफेसर जिमोन का। प्रोफेसर जिमोन की बुक है नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट, ये आप याद रखेंगे। जिमोन ने की पुस्तक है नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण एक भावना है जो देश के नागरिकों को बांधती है। ये स्टेटमेंट किसका है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा ऑप्शन आपका डोरोथी थॉम्सन और थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, डोरोथी थॉम्सन का। ये कथन किसका है, डोरोथी थॉम्सन का। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण एक भावना है जो देश के नागरिकों को बांधती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन पुस्तक किसकी है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर जे.एस. बेदी की, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर जिमोन का और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। इसका आंसर है ए, डॉक्टर जे.एस. बेदी जी का। जे.एस. बेदी जी की ये पुस्तक है करेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन। याद रखेंगे जिमोन की कौन सी है, नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट, और जबकि आपका बेदी जी का है करेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का कारण है। पहला ऑप्शन है विदेशी शक्तियों एवं आंतरिक झगड़ों से उत्पन्न संकट का निवारण, दूसरा ऑप्शन है विघटनकारी शक्तियों का दमन करके शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्र की स्वाधीनता, समान और
हितों की रक्षा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का कारण आपका विदेशी शक्तियों एवं आंतरिक झगड़ों से उत्पन्न संकट का निवारण हो सकता है, विघटनकारी शक्तियों का दमन करके शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना और राष्ट्र की स्वाधीनता, सम्मान और हितों की रक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के महत्व का कारण है। पहला ऑप्शन है वर्ग विभेद को समाप्त करना, दूसरा ऑप्शन है शोषण का अंत करना, थर्ड है आपका आर्थिक असमानताओं को दूर करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकता के महत्व में आपका वर्ग विभेद को समाप्त करना, शोषण का अंत करना और आर्थिक असमानताओं को दूर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। पहला ऑप्शन है सभी व्यक्तियों में स्वदेश प्रेम एवं देश के प्रति अहम भाव को विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति आदर भाव विकसित करना, थर्ड ऑप्शन है सभी नागरिकों में लोकतंत्रात्मक भावना का विकास करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के उद्देश्य में आपकी सभी व्यक्तियों में स्वदेश प्रेम और देश के प्रति अहम भाव को विकसित करना होता है, सभी धर्मों और संस्कृति के प्रति आदर भाव विकसित करना होता है और साथ साथ सभी नागरिकों में जो लोकतंत्रात्मक भावना का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राष्ट्रवाद घोषित किए जाने पर किन राज्यों में विरोध हुआ। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है पंजाब और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हिंदी को राष्ट्रवाद घोषित करने के लिए कौन कौन से राज्यों में विरोध हुआ? तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करने का उपाय है। पहला ऑप्शन है समान व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक व नैतिक प्रशिक्षण, थर्ड ऑप्शन है जातीयता और लास्ट ऑप्शन है अ और ब दोनों ही। इसका आंसर है डी, अ और ब दोनों, यानी कि समान व्यवहार और धार्मिक व नैतिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करने का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की भूमिका में शामिल है। पहला ऑप्शन है शिक्षक एवं शिक्षार्थी अपने दैनिक जीवन में राष्ट्रभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें। नेक्स्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया जाए। थर्ड ऑप्शन, छात्रों को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से परिचित कराया जाए और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की भूमिका में आपका राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को धूमधाम से बनाना, भारतीय इतिहास और संस्कृति से परिचित कराना बच्चों को, और साथ साथ शिक्षक और शिक्षार्थी अपने दैनिक जीवन में राष्ट्रभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें, इसको ध्यान में रखना, ये शिक्षा की भूमिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय एकता के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा बनाए गए कार्यक्रम है। पहला ऑप्शन है आपका बालकों को राष्ट्रीय पर्वों की जानकारी कराना, दूसरा ऑप्शन है बालकों को राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी आदि का ज्ञान कराना, थर्ड ऑप्शन है भारतीय धर्मों व समाज का सामान्य ज्ञान कराना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय एकता के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा आपको बताया ये कार्यक्रम दिए करवाने चाहिए, जैसे आपका राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय प्रतीक है, इनके बारे में जानना, राष्ट्रीय फूल के बारे में जानना, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जानना और साथ साथ भारतीय धर्मों और समाज का समान ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सामान्य ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विविधता में एकता दर्शाने के वाले क्षेत्र। पहला ऑप्शन है भौगोलिक अनेकता में एकता, दूसरा ऑप्शन है भाषा की अनेकता में एकता, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक अनेकता में एकता और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारत में विविधता में एकता दर्शाने के लिए क्षेत्र आपका भौगोलिक में जैसे अनेकता में एकता, भाषा में अनेकता में एकता और धार्मिक में अनेकता में एकता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता की समस्याओं को दूर करने के उपाय हैं। पहला ऑप्शन आपका क्षेत्रीयता का त्याग कर, दूसरा ऑप्शन है आपका विश्व बंधुता की भावना का विकास, थर्ड ऑप्शन है भावनात्मक एकता और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकता की समस्याओं को दूर करने का उपाय में आपका क्षेत्रीयता का त्याग करना, भावनात्मक एकता और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के विकास में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका है। पहला ऑप्शन आपका सर्वधर्म योग्य एवं निपुण शिक्षकों की नियुक्ति, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन,
थर्ड है आपका शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का स्थानांतरण करना, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकता के लिए विकास में शैक्षिक संस्थानों की भूमिकाओं में आपका सर्वधर्म योग्य और निपुण शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए, और शिक्षकों और विद्यालयों यानी विद्यार्थियों का स्थानांतरण करना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? पहला ऑप्शन है 1969, दूसरा ऑप्शन है 1971, थर्ड ऑप्शन है 1974 और लास्ट ऑप्शन 1975। इसका आंसर है ए, 1969। राष्ट्रीय सेवा योजना आयोग का प्रारंभ आपका 24 सितंबर 1969 में किया गया था। अगर हम इसके आदर्श वाक्य यानी कि ध्येय वाक्य की बात करें तो इसमें कहा गया था कि नॉट मी अबाउट यू, नॉट मी अबाउट यू इसका ध्येय वाक्य था। इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य क्या था? नॉट मी अबाउट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है मूल्य एक अमूर्त संप्रत्य है, दूसरा ऑप्शन है मूल्य व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है, थर्ड ऑप्शन है मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मूल्य की प्रकृति में आपका मूल्य क्या है? एक अमूर्त संप्रत्य है, एक अमूल्य क्या है? कॉन्सेप्ट है। मूल्य व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है, यानी हमारी वैल्यूज़ हमारे पर निर्भर करती है, और साथ साथ मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य प्रत्यय का पद होता है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मूल्य प्रत्यय में आपके पद संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये तीनों होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के कौन से सिद्धांत समाहित है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता एवं समानता, दूसरा ऑप्शन है भ्रातृत्व एवं समाजवाद, थर्ड ऑप्शन है निरपेक्षता एवं न्याय, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपका भारतीय लोकतंत्र में कौन से सिद्धांत समाहित हैं? पहला तो आपका स्वतंत्रता एवं समानता, दूसरा भ्रातृत्व एवं समाजवाद, थर्ड है धर्मनिरपेक्षता एवं न्याय, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय शिक्षा के कितने प्रकार के साधन होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है 2, यानी कि ए इसका आंसर करेक्ट है। मानवीय शिक्षा के कितने प्रकार के साधन हैं? 2 प्रकार। एक होता है आपका औपचारिक साधन और दूसरा आपका अनौपचारिक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक मूल्यों के विकास के योगदान को स्पष्ट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है स्कूलों में मूल्य आधारित शिक्षा की अनिवार्यता, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक दूरदर्शन, थर्ड है आपका मूल्य शिक्षा संबंधित गृह परीक्षाओं का आसान, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। संवैधानिक मूल्य के विकास की योगदान में स्पष्ट किया जाए तो उसमें स्कूलों के मूल्य आधारित शिक्षा को अनिवार्य करना, शैक्षिक दूरदर्शन दिखाना और साथ साथ मूल्य शिक्षा संबंधित गृह परीक्षाओं को आसान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता संबंधी मूल्य है। पहला ऑप्शन है सभी धर्मों के प्रति आदर, दूसरा ऑप्शन है आपका पूजा करने की स्वतंत्रता, थर्ड है आपका नागरिक कार्यों की व्यवस्था करते समय मध्य में धर्म को न लाना, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। धर्मनिरपेक्षता संबंधी मूल्य में आपका सभी धर्मों का आदर, पूजा करने की स्वतंत्रता और नागरिक कार्यों की व्यवस्था करते समय धर्म को न लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार नागरिकों में किस आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता? पहला है धर्म के आधार पर, दूसरा है लिंग के आधार पर, तीसरा है जाति व जन्म के स्थान के आधार पर, और लास्ट है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम संविधान के अनुसार नागरिक में कोई भेद न किया जाए तो इसके लिए हम किस पे आधार पर करते हैं? धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में समाजवादी मूल्य है। पहला ऑप्शन है आपका पदवी एवं अवसर के प्रति समानता का आदर, दूसरा ऑप्शन है धन का समान वितरण, थर्ड ऑप्शन है और व दोनों, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, और व दोनों। लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में समाजवादी मूल्य आपके पदवी और अवसर के प्रति समानता के आदर और धन का समान वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर है बी, 3। न्याय आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का सर्वप्रथम सिद्धांत है।
पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है समाजवाद और लास्ट ऑप्शन है न्याय। इसका आंसर है बी स्वतंत्रता। लोकतंत्र का सर्वप्रथम सिद्धांत आपका स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। तो इसका आंसर है बी यानी कि 4। संविधान में प्रस्तावना के कितने आदर्श हैं? 4। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22 तक, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 16 तक, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 26 तक और लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 19 तक। इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र की स्थापना हेतु आवश्यक है। पहला ऑप्शन है समानता एवं भ्रातृत्व, दूसरा ऑप्शन है समाजवाद, थर्ड ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रजातंत्र की स्थापना हेतु आपका समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता संबंधित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 13 से, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 15 से और लास्ट ऑप्शन अनुच्छेद 16 से। कानून के समक्ष समानता संबंधित है आपका अनुच्छेद 15 से, यानी कि सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का निषेध संबंधित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15 से, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 17 से और लास्ट ऑप्शन अनुच्छेद 19 से। इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 17 से। अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता का निषेध संबंधित है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 86 अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? पहला ऑप्शन आपका अनुच्छेद 20 क, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 21 क, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 22 क और लास्ट ऑप्शन अनुच्छेद 24 क। इसका आंसर है भी अनुच्छेद 21 क, यानी 86 अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 क से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये तो था आपका पूरा वीडियो वुमेन एजुकेशन से संबंधित। आपने और भी क्वेश्चंस देखे, आपने डिटेल में देखा, हर एक ऑप्शन को मैंने डिटेल में बताया। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आपको सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको चाहिए टेलीग्राम में आप भेज सकते हैं, क्वेश्चन आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट का आंसर दे। अब वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरा प्रयास अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।